सभी का डाउट नेट की पाठशाला में। मैं हूं आपकी रुचि मैम और आज मैं वापस हाजिर हूं आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर के। तो आप सब लोगों ने बहुत ही ज्यादा डिमांड करी थी कि मैम प्लीज एक बार कंप्लीट फिजिक्स फॉर्मूला पर एक वीडियो बना दीजिए। तो बच्चों आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आई हूं जिसको देखने के बाद आपसे हर एक न्यूमेरिकल, हर एक आंकिक प्रश्न सॉल्व होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूले के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताने वाली हूं। सारे नियम, सारे फॉर्मूलेज आपको मिलेंगे एक वीडियो में और इसके बाद आपको फिजिक्स लगेगी हलवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बच्चों हम शुरू करेंगे सबसे खतरनाक चैप्टर। देखो बेसिकली चैप्टर खतरनाक नहीं है, पर आपको थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जो फॉर्मूलेज हैं वो इसी चैप्टर में है और आपको इसी चैप्टर के ही फॉर्मूलेज में दिक्कत आती है। तो मैं स्टार्ट यहीं से कर रही हूं। और बच्चों आप सभी को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ और उनको बताना है कि भाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाना बहुत आसान है, बस तुम्हें फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, विद्युत में अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T। जहां पर बच्चों ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, भाई देखो विद्युत धारा की परिभाषा हमने पढ़ी थी, आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि I बराबर क्या है Q अपॉन T। जहां बच्चों Q क्या है, Q है आवेश, T है बच्चों समय। देखिए बेटा विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक एम्पियर होता है। याद रखिएगा हम एक एम्पियर को एक कूलाम प्रति सेकेंड भी लिखते हैं, क्योंकि बच्चों समय का मात्रक हम सेकेंड लेंगे और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो एक एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकेंड भी हम कह सकते हैं। आवेश की प्रवाह की दर विद्युत धारा होती है। अब बच्चों ये आवेश आखिरकार होता क्या है, तो हम सबको पता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रहे होते हैं, स्थानांतरण कर रहे होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिमान हो रहे होते हैं और इन्हीं का जो चलने की जो दर है उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। अच्छा अब बच्चों जो ये आवेश है वो और कुछ नहीं बल्कि क्या है, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा, यानी कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, यानी कितने सारे आवेश चल रहे हैं। तो बच्चों ये Q क्या है, Q है बेटा आवेश की मात्रा। बेटा आवेश की मात्रा और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है, जिसे बच्चों हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, Q बराबर N इंटू E फॉर्मूले से। जहां पर भी अगर आपको आवेश की मात्रा निकालनी है और अगर आपको ये पता है कि भाई जो है अगर आपको आवेश की मात्रा निकालनी, अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है तो आप आवेश की मात्रा आराम से निकाल लेंगे, है ना। बेटा N क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N क्या है बच्चों, तो N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बच्चों E क्या होता है, तो E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बच्चों याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। अच्छा बच्चों याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात मैं आपको याद कराना चाहूंगी कि एक कूलाम आवेश में बहुत बार क्वेश्चन आता है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रखना एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बच्चों ये हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि अगर आपसे कोई बोले कि 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप क्या कहेंगे कि उस तार में 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, प्रति सेकेंड एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहे हैं, या फिर हर बिंदु से 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो ये बातें आपको याद रहेंगी। अच्छा आगे बढ़ेंगे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं विभवांतर का। बच्चों विभवांतर क्या करता है, विभवांतर की वजह से ही हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं। अच्छा विभवांतर बच्चों कौन स्थापित करता है या फिर कौन लेकर के आता है परिपथ में, तो बेटा विभवांतर को उत्पन्न करती है बैटरी। तो बच्चों असल में होता क्या है, जैसे ही हम बैटरी को लगाते हैं वैसे ही एक जो है टर्मिनल पर बेटा जी उच्च विभव हो जाता है, एक पर निम्न विभव हो जाता है
और इस प्रकार हमारे इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलना शुरू कर देते हैं। अच्छा बच्चों, विभवांतर की परिभाषा क्या होती है? तो विभवांतर की परिभाषा ये है, आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसे हम कहते हैं विभवांतर। भाई विभवांतर असल में है क्या? हमारे इलेक्ट्रॉन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो जा रहे हैं ना, तो उनको ले जाने में जो काम करना पड़ रहा है वही क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाता है। V बराबर W/Q होता है। तो बच्चों मैंने आपको बहुत बार जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ तो वहां पर मैं बोलती हूँ कि भाई हमारे भौतिक विज्ञान में किया गया कार्य क्या होता है? तो बच्चों इसी फॉर्मूले से आ जाता है W बराबर V/Q। ठीक है, तो बेटा W बराबर V/Q कहीं कोई नया फॉर्मूला नहीं है, V बराबर W/Q से ही हमने ये फॉर्मूला बना दिया। अच्छा बच्चों एक बात और याद रखिएगा कि विभवांतर का जो SI मात्रक बच्चों होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है बेटा? वोल्ट होता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो बच्चों कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो बेटा हम 1 वोल्ट को जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब हम आएंगे हमारे अगले नियम पर। जो हम लोग अगला नियम पढ़ते हैं वो है विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य संबंध। बच्चों विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य संबंध स्थापित किया था किसने बच्चों? डॉक्टर जो है जॉर्ज साइमन ओम ने, है ना। तो बेटा जी ओम का नियम हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली बच्चों हमने ओम के नियम के अंदर ही पढ़ा कि जितना विभवांतर उतनी विद्युत धारा, यानी कि विभवांतर और विद्युत धारा परस्पर अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो यहीं से ही जब हम ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हमें एक नियतांक मिलता है। और बेटा ये नियतांक और कुछ नहीं बल्कि बच्चों क्या है? ये नियतांक और कोई नहीं बल्कि प्रतिरोध है। तो आप लोगों को कहीं कहीं पर ऐसा भी मिल जाएगा कि जो है V/I यानी कि विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात। बहुत ध्यान सुनना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि विभवांतर और विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है? तो बच्चों एक नियतांक होता है। बेटा नियतांक मतलब कि जिसकी वैल्यू बदलती ना हो। तो बेटा जी हमारा जो ओम का नियम है उसमें प्रतिरोध क्या है? एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है। ठीक है बच्चों, याद रखना जो हमारा जो प्रतिरोध है उसका SI मात्रक क्या है? तो इसका SI मात्रक बच्चों होता है ओम। क्या है? SI मात्रक बेटा ओम है। इसे हम लोग कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। अब बच्चों प्रतिरोध के बारे में हमने भाई पढ़ा कि जो प्रतिरोध है वो क्या करता है। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। सही बात है, इतना हमने पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जितना लंबा चालक होगा उसका अंदर प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। और बच्चों हमने वहीं पर यह भी पढ़ा था कि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, यानी कि जहां पर मोटाई ज्यादा होगी प्रतिरोध वहां पर कम होगा। तो इस प्रकार से बेटा जो प्रतिरोध है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों जब हम इन अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमें एक नियतांक मिलता है जिसे हम कहते हैं रो। बेटा ये रो और कुछ नहीं बल्कि क्या है? प्रतिरोधकता है। बच्चों क्या है? ये है प्रतिरोधकता। बेटा प्रतिरोधकता क्या होता है? किसी चालक के अंदर मौजूद उसका नेचुरल प्रतिरोध, यानी कि जैसे कि चांदी है, तांबा है, तो बेटा इनके अंदर एक खुद का प्रतिरोध है ना, एक नेचुरल प्रतिरोध है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं प्रतिरोधकता। तो R बराबर रो L/A। बच्चों बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो याद रखना प्रतिरोध का SI मात्रक बच्चों ओम होता है। ठीक है, और प्रतिरोधकता का SI मात्रक बच्चों क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है भाई? ओम मीटर होता है। बच्चों एक बात और याद रखिएगा कि जो प्रतिरोधकता है वो प्रतिरोधकता ना तो लंबाई पर निर्भर करती है ना ही क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो यानी कि प्रतिरोधकता कब बदलेगी? जब आप पूरा का पूरा तार ही बदल दोगे। तो यानी कि जब हम लोग लंबाई में परिवर्तन करेंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन करेंगे तो चालक की प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ प्रतिरोध बदल जाता है पर प्रतिरोधकता नहीं बदलती
होती है। ठीक है, याद रहेगी ये बात बच्चों। अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहां पर करेंगे? इस फॉर्मूले को हम वहां पर लगाते हैं जहां पर आपसे बोलेगा कि चालक को खींच करके जो है उसकी लंबाई दोगुनी कर दी गई, चालक की जो है मोटाई दोगुनी कर दी गई है, चालक की लंबाई आधी कर दी गई है, तब हम बेटा जी शुरुआत इसी फॉर्मूले से करते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों तो हमने पढ़ा कि भाई प्रतिरोधों को जोड़ा कैसे जाए। तो इसके बाद बच्चों हमने देखा कि भाई हमारे घर में बहुत सारे उपकरण हैं, हमारे घर में फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, इनको कैसे जोड़ा जाए? तो प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए क्या है बेटा जी, हमारे पास दो तरीके हैं, एक है श्रेणी क्रम और बेटा एक है समानांतर क्रम। बच्चों क्या है, एक है श्रेणी क्रम और एक है समानांतर क्रम। बच्चों श्रेणी क्रम में क्या होता है, याद रखना बच्चों, श्रेणी क्रम में आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। पूरे परिपथ में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वहीं पर जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है, वोल्टेज सबका अलग अलग हो जाएगा। याद रखना जब भी हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बच्चों क्या होता है, जो कुल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध का मान बच्चों क्या होगा, बढ़ जाता है, यानी कि प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिक हो जाएगा। प्रतिरोध का मान बच्चों बढ़ जाएगा। अगर ऐसा आपको, अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। हमारे घरों में हम श्रेणी क्रम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सभी उपकरणों को अलग अलग अमाउंट की विद्युत धारा चाहिए। भाई एसी को ज्यादा विद्युत धारा चाहिए, बल्ब को जो है कम विद्युत धारा चाहिए। साथ ही साथ बच्चों अगर जो है श्रेणी क्रम में हम जोड़ देंगे प्रतिरोधों को तो हम किसी भी चीज को इंडिपेंडेंटली नहीं चला पाएंगे। यानी कि अगर मान लो आपको गर्मी लग रही है तो उसी टाइम पर क्या होगा, उससे जुड़ा हुआ हीटर भी चल जाएगा। आप एक मान लो आपने बल्ब ऑन किया तो क्या होगा, पूरे घर की बत्तियां जल जाएंगी, पूरे घर की चीजें चलना शुरू हो जाएंगे। और वहीं पर मान लो अगर छोटा सा बल्ब भी खराब हो गया तो उस जितने भी हमारे घर की चीजें हैं कुछ भी काम नहीं करेंगी। तो इसलिए हम घरों में श्रेणी क्रम संयोजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि बेटा किसका करते हैं, समानांतर क्रम संयोजन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हुए बेटा प्रतिरोधों में क्या होगा, आई की वैल्यू अलग अलग होती है, यानी कि विद्युत धारा का बेटा जो मान है वो क्या होगा, सभी में अलग अलग होता है। बच्चों विभवांतर की बेटा वैल्यू क्या होगी, सभी में समान होती है। याद रखना बच्चों जब हम प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो बेटा जी क्या होता है, जो कुल प्रतिरोध का मान है क्या होगा बेटा, घट जाता है। कह सकते हैं प्रतिरोध का जो संयोजन है, प्रतिरोध का संयोजन का मान घट जाता है। क्या बच्चों हो जाता है, घट जाता है, यानी कम हो जाता है। निम्नतम प्रतिरोध अगर प्राप्त करना है तो आप क्या करो, सभी को समानांतर क्रम में जोड़ दीजिए। बच्चों हम लोग घरों में समानांतर क्रम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि भाई सभी में अलग अलग विद्युत धारा जा रही है। साथ ही साथ अगर कोई उपकरण खराब हो गया तो बाकी के उपकरण एज इट इज चलते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का जो हमारा आखिरी पार्ट है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यानी कि अगर किसी भी चालक में विद्युत धारा जा रही है तो क्या होगा, वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो किसी चालक तार में अगर विद्युत धारा जा रही है तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है, इसे हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। बच्चों अब जो ये ऊष्मा है वो कितनी उत्पन्न हुई है, किसने बताई भाई, इसको बताया था जूल ने। तो बेटा जूल का तपन नियम हम पढ़ते हैं, जूल का तपन नियम। तो बेटा जूल के तपन नियम के अनुसार जो हमारी हीट है, तो किसी भी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा किसके बराबर होगी, विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। यानी कि अगर आप विद्युत धारा को डबल करोगे तो भैया क्या होगा भाई, जो है बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो भाई विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, यानी कि अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसमें क्या होगा, हीट ज्यादा उत्पन्न होगी। बच्चों जितनी देर भाई आपने देखा होगा ना कि अगर हम बल्ब को 2 घंटे जलाएं तो भाई थोड़ा सा गर्म होगा, अगर वहीं हम 10 घंटे जलाएं तो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो समय के अनुक्रमानुपाती होता है, तो H बराबर I²RT, ये बच्चों आपका मेन फॉर्मूला है। इसी मेन फॉर्मूले से बच्चों हम बाकी के फॉर्मूले डिराइव करते हैं ना, इनको हम बाकी बेटा फॉर्मूले को यही इसी फॉर्मूले में बेटा जी वैल्यूज रख के ज्ञात करते हैं। जैसे कि अगर बेटा जी आप क्या करोगे, अगर बेटा जी आप मान लो यहाँ पर I बराबर जो है रख दो V/R। भाई देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था V बराबर I/R। अगर आप I बराबर V/R रख दो इस फॉर्मूले में, देखो रखो जरा इस फॉर्मूले में वैल्यू जरा रखना, तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, V²
स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आर टी पहले से है, एक आर से एक आर बेटा कट गया। देखो ये फॉर्मूला बन गया है ना, देखो हमारा ये फॉर्मूला बन गया H बराबर वी स्क्वायर टी बटे आर। तो बच्चों ये फॉर्मूला मैंने कैसे ज्ञात किया? ये बेटा फॉर्मूला मैंने बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लिया, कुछ नहीं किया, मैंने I बराबर V बटे आर रख दिया। अब अगर मुझे ये VIT फॉर्मूला बनाना है तो बच्चों मैं क्या करूंगी? तो बच्चों अगर मुझे ये फॉर्मूला ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगी? देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा, क्या मैं इसे ध्यान से देखिएगा, क्या बच्चों मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ I इंटू आर और टी तो है ही है। तो बेटा हमें पता है कि V बराबर बच्चों क्या होता है? I इंटू आर होता है। तो क्या मैं I इंटू आर की जगह V रख सकती हूँ? तो आप कहोगे हाँ मैम रख दीजिए। तो देखो बच्चों जैसे ही मैं रखूंगी वैसे ही मुझे मिल जाएगा H बराबर VIT, मिल गया। तो देखो मैंने एक फॉर्मूला याद किया, मैंने ये फॉर्मूला याद किया, बाकी के फॉर्मूले मैं जो हमारे पुराने फॉर्मूले हैं उन्हीं से ही ज्ञात कर ले रही हूँ। अच्छा H बराबर बच्चों VQ कैसे ज्ञात करेंगे? ये बच्चों बहुत आसान है, ये आपके ऊपर है, आप इसको ज्ञात करोगे। मैं थोड़ी सी हिंट दे रही हूं, इस फॉर्मूले में बेटा कुछ नहीं करना है, आपको I बराबर Q अपॉन टी रखना है, यानी कि बच्चों विद्युत धारा का फॉर्मूला रख दो। वैसे मैंने बता ही दिया पूरा, कुछ मत करो। देखो अब बता दिया है तो कर ही देती हूं, है ना बच्चों। देखो H बराबर क्या है? VIT है। I का फॉर्मूला क्या बताया था? विद्युत धारा आवेश, विद्युत धारा क्या होती है बेटा? देखो आवेश के प्रवाह की दर है, यानी कि मैंने क्या करा बेटा, I बराबर Q अपॉन टी रख दिया। ये T पहले से ही था, T से T कट गया, H बराबर VQ आ गया। तो अब देख सकते हो बच्चों मैंने H बराबर VQ कहां से ज्ञात करा? इसी फॉर्मूले में I बराबर Q अपॉन टी रख दिया और मुझे फॉर्मूला मिल गया। तो या तो आप एक काम करो, सभी फॉर्मूले को अलग अलग याद कर लो कि भाई H बराबर I स्क्वायर आर टी, H बराबर V इंटू क्यू, H बराबर VIT, H बराबर V स्क्वायर टी अपॉन आर, या फिर आप एक काम करो कि एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी के फॉर्मूले उसी से बना लेना। तो बच्चों इट्स ओनली अप टू यू। अच्छा एक चीज और बच्चों, अब इन फॉर्मूलेस को हम कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रश्न में हमें दिया क्या गया है। अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आप सभी को याद रखनी है बच्चों, वो ये कि देखो ऊष्मा का जो मात्रक है बेटा, एसआई मात्रक, क्या मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ बच्चों, एसआई मात्रक क्या होता है ऊष्मा का? तो जूल होता है। इस बात को आपने बहुत ध्यान रखना है। अच्छा जब बच्चों देखो आई के साथ आप जब भी टाइम रखेंगे तो आप किस में लेंगे? आप टाइम को बेटा हमेशा ही सेकेंड में लेंगे। याद रखिएगा बच्चों हमने पढ़ा था कि 1 एम्पियर क्या था? कूलाम प्रति सेकेंड था। तो जब भी बच्चों आप आई के साथ टाइम की वैल्यू रखेंगे तो क्या लेंगे? सेकेंड में रखेंगे। ठीक है आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला नेक्स्ट है बच्चों हमारा पावर, विद्युत शक्ति बच्चों क्या है? तो बेटा विद्युत शक्ति होती है भाई जो है विद्युत ऊर्जा के हम कह सकते हैं खर्च होने की दर, उपभोक्त होने की दर। तो बेटा जी P बराबर V इंटू आई, आपको ये मेन फॉर्मूला याद रखना है। इसी मेन फॉर्मूले से बेटा हम बाकी के फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं। तो बच्चों P बराबर क्या है? V इंटू आई है। बेटा जो शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है? तो एसआई मात्रक होता है वॉट। अच्छा बच्चों जब हम क्या करेंगे बेटा, जब हम लोग यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर जब हम V बराबर I इंटू आर रखेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। जब बच्चों हम I बराबर V बटे आर रखेंगे, है ना, इसी फॉर्मूले में जब हम इस फॉर्मूले में I बराबर V बटे आर रखेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। याद रखिएगा बच्चों जो ये फॉर्मूला है ये हम काफी जगह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बच्चों जो ये फॉर्मूला है ये सीधे सीधे संबंध बताता है किसमें? पावर में और प्रतिरोध में। तो बच्चों याद रखना कि जो पावर होती है वो किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है? बेटा प्रतिरोध के। यदि किसी चालक का प्रतिरोध ज्यादा है तो उसकी शक्ति कम होगी, प्रतिरोध अगर जो है कम है तो उसकी शक्ति ज्यादा होगी। इस बात को आपने याद रखना है बच्चों। अब हम चलेंगे हमारे पहले चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर से भी बच्चों बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पर हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी हैं। तो पहले चैप्टर में जो है अपना नाम तो पता ही आपको, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे, इवन चिन्ह परिपाटी को भी समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो हमने ये देखा कि भाई प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो किसी भी सतह से टकराकर उसी माध्यम में जो है वापस से चला जाना, एक घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। बच्चों हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो जिसमें हमें पहला नियम याद है कि आपतन कोण बराबर होता है किसके?
परावर्तन कोण की, यानी कि आने वाली किरण और बेटा जाने वाली किरण बेटा जी क्या होंगी, बराबर कोण बनाएंगे अभिलंब के साथ। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बच्चों इसका जो स्पेशल केस है वो याद रखिएगा अभिलंब आपतन के लिए, यानी कि अगर मान लीजिए हम बिल्कुल सीधे टॉर्च दिखाएं तो क्या होगा, इसका परावर्तन बेटा बिल्कुल उसी रास्ते में ही हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, अभिलंब आपतन के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों 0 होते हैं। ये हमारा स्पेशल केस है बच्चों, क्या है, ये हमारा स्पेशल केस है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो अब देखिए अब जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की हर एक स्थिति याद होनी चाहिए। आपको ये याद होना चाहिए कि वस्तु की स्थिति क्या है और प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या है। तो देखिए बच्चों, जब हम वस्तु को देखो, सबसे पहले याद रखना अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थितियां बच्चों कितनी है, 6 स्थितियां हैं। जो हमारी स्टार्टिंग की 5 स्थितियां हैं उसमें अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। आखिरी बेटा जो स्थिति है उसमें हमें क्या मिलेगा, आभासी प्रतिबिंब मिलता है, जो हमारा स्पेशल केस है। तो सबसे पहले तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है बेटा, प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। कैसा बनेगा बच्चों, बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। बच्चों दूसरी स्थिति होती है सी से परे, या कह सकते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो जब भी वक्रता और अनंत के बीच वस्तु रखी जाएगी, प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रख देते हैं तो वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बेटा कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक और उल्टा। यानी कि अवतल दर्पण भी बेटा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बना सकता है। एक बार तुम वक्रता केंद्र पर रख के तो देखो। बच्चों अगला क्या है, जब हम वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हैं, देखो याद रखना बच्चों, देखो जब तुमने सी और अनंत के बीच वस्तु को रखा था, प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बना था, छोटा बना था। इसी को उल्टा अब हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को एफ और सी के बीच रखे हैं, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सी से बड़ी, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बच्चों जब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बेटा कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। इस टाइम पर बच्चों रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। तो बच्चों जहां पर नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग करते हैं हजामत दर्पण के रूप में, जो डॉक्टर हैं नाक कान गले का ऑपरेशन करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों बच्चों करते हैं, क्योंकि जब हम वस्तु को फोकस के पास रखते हैं, फिर फोकस पे रख देते हैं, तो प्रतिबिंब बहुत ज्यादा बड़ा बनता है। ठीक है बच्चों, याद रखना जब हम वस्तु को पी और एफ के बीच रखते हैं तो बेटा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, आभासी बनता है। ये अवतल दर्पण का स्पेशल केस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बच्चों साथ ही साथ याद रखना कि अवतल दर्पण से जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा बच्चों, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे बच्चों बढ़ेंगे तो देखो यार, ये देखो वही सेम स्थितियां हैं, डायग्राम बने हुए हैं और मुझे लगता है कि आप सभी को डायग्राम बनाने आते होंगे, आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। पिछले साल यूपी बोर्ड में उत्तल दर्पण से बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति पूछ ली गई थी, तो इसलिए आपको उत्तल दर्पण के लिए भी याद होना चाहिए। उत्तल दर्पण में बच्चों 2 स्थितियां हैं। पहले तो हम वस्तु को अनंत पर रखें, अनंत पर रखेंगे तो क्या होगा, प्रतिबिंब हमें फोकस पर बनता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि हमारा जो उत्तल दर्पण है उसमें बेटा हमेशा ही आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर हम वस्तु को अनंत के अतिरिक्त कहीं पर भी रख दें, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, हमेशा ही बच्चों जो प्रतिबिंब होगा वो पी और एफ के बीच बन रहा होगा, आभासी और सीधा बनेगा। और इसलिए ही हम इसका इस्तेमाल बच्चों करते हैं साइड मिरर के रूप में, क्योंकि जो हमारा उत्तल दर्पण है वस्तु के बहुत छोटे छोटे प्रतिबिंब बनाता है। और कैसे प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन हमने पढ़ा कि भाई जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अपने रास्ते से कुछ विचलित हो जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बच्चों अपवर्तन के नियम आपको याद ही होंगे। तो बेटा जी हमारा नियम क्या था भाई, कि भाई आपतित किरण अपवर्तित किरण,
आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। बच्चों दूसरा क्या है, स्नेल का नियम, जो कि कहता है कि भाई आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। याद रहेगा बच्चों। आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसी में ही याद रखना अपवर्तनांक। तो बच्चों अपवर्तनांक के लिए आपके पास फॉर्मूला है n बराबर c बटे v। ये आप तब लगाओगे जब बेटा आपको किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना हो और उस माध्यम में प्रकाश की चाल पता हो, या फिर उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना हो, ठीक है, और आपको अपवर्तनांक पता हो। ठीक है बच्चों, याद रखना c की वैल्यू क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसे हम बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों एक और, जब आपको एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना हो, तो जिसके सापेक्ष जिसका, यानी बेटा जिसके सापेक्ष बोला जाता है उसको हम फर्स्ट नंबर पे रखते हैं, जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना होता है उसको हम दूसरे नंबर पे रखते हैं। जब आपको दोनों ही माध्यमों के अपवर्तनांक पता होंगे तब आप n2 बटा n1 लगाएंगे। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, पहले नंबर पे कौन आएगा बेटा, जब यहां से देखोगे, ठीक है, कि यहां पर दूसरे नंबर पे कौन लिखा है उसका अपवर्तनांक ऊपर, यहां पर जो लिखा है उसका अपवर्तनांक नीचे। बच्चों सेकंड क्या है, सेकंड है जब आपको जो है दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल पता हो, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तब बेटा आप v1 बटे v2 लगा देंगे। जब आपको एंगल पता हो, ठीक है, जब आपको एंगल पता हो कि भाई एक माध्यम में जा रहे हैं तो आपतन कोण इतना है, अपवर्तन कोण इतना है, तब आप बेटा अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट है वो है लेंस, क्योंकि बच्चों जो लेंस हैं वो अपवर्तन के ही सिद्धांत पे काम करते हैं। तो बच्चों लेंस में भी हमारे पास दो हैं, एक है उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण की जो स्थितियां हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, जो हम कह सकते हैं काम है वो दोनों के ऑलमोस्ट सेम है। तो जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं बेटा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यहाँ पर भी फोकस पर बनता है, वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। जब हम वक्रता केंद्र अनंत के बीच वस्तु को रखते हैं, प्रतिबिंब देख सकते हो F और C के बीच बन रहा है। बेटा जी सारी स्थितियां वही हैं। जब वस्तु को हम 2F1 पर रखते हैं, यानी कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। जब वस्तु को हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं भाई, F और C के बीच, है ना, F1 to F1 के बेटा बीच रख रहे हैं। देख सकते हो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, देख सकते हैं भाई वहां जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस पर रख रहे हैं, प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, वास्तविक उल्टा बनेगा। ये है बच्चों उत्तल लेंस का स्पेशल केस। जब हम वस्तु कहाँ पे रख रहे हैं, जब हम वस्तु को बेटा जी O और जो है F के बीच रख रहे हैं, यानी कि प्रकाशिक किरण और फोकस के बीच रख रहे हैं, आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिल रहा है, आवर्धित प्रतिबिंब मिल रहा है। जो हमारा अवतल लेंस है उसका जो सेम काम है वो हमारे उत्तल दर्पण के जैसा ही है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए हम इसे अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देख सकते हो वस्तु जब अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसका जो मुख्य फोकस है वो प्रथम फोकस होता है। अनंत के अतिरिक्त आप कहीं पर भी रख दो बेटा, प्रतिबिंब हमेशा ही कहां पर बनेगा, यहाँ F और O के बीच बनेगा। अच्छा बच्चों अब चिन्ह पर पाटी पर आ जाते हैं। तो याद रखना दर्पण में हम सभी स्थितियां कहां से लेंगे बच्चों, दर्पण में हम सभी स्थितियां दर्पण के ध्रुव से लेते हैं, और लेंस में हम सभी स्थितियां कहां से लेंगे, प्रकाशिक केंद्र से लेंगे। कुछ बच्चों इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, याद रखना बच्चों, हमेशा ही वस्तु की दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी। बच्चों क्या होगी, हमेशा जो वस्तु की दूरी बेटा वो क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने, कह सकते हैं दर्पण के बाईं ओर, लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। अगर बच्चों V की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, या हम कह सकते हैं कि लेंस के पीछे बन रहा है। ठीक है,
जब बच्चों v की वैल्यू निगेटिव होगी, इसका मतलब क्या है, v की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बन रहा है। बच्चों याद रखना, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो निगेटिव होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है ना। अवतल दर्पण अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी निगेटिव होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी धनात्मक होती है। याद रखना, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। एक चीज और, एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट बात है वो बच्चों ये है कि भाई जो हमारी v की वैल्यू है वो हमेशा ही निगेटिव आती है, किसमें, अवतल लेंस के केस में। ये सिर्फ और सिर्फ अवतल लेंस के केस में होता है। आपने अगर पीछे अभी ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि देखो ना, जो प्रतिबिंब बन रहा है दोनों ही स्थितियों में बेटा प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, देखो बाईं ओर बन रहा है। तो बेटा देखो ना, हमेशा हम लोग v क्या लेंगे, हमेशा ही v बच्चों निगेटिव लेंगे। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हम बात करें आवर्धन की, है ना, अगर बच्चों हम बात करते हैं आवर्धन की तो m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। अगर हम प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु की दूरी बेटा लेंगे तो देखो दर्पण के लिए आवर्धन क्या होगा, दर्पण के लिए हो जाएगा m बराबर माइनस का v बटे u। बच्चों लेंस के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m बराबर v बटे u। ठीक है, ये बात याद रहेगी। अच्छा एक और बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो बेटा जी ये है कि अगर आवर्धन की वैल्यू 1 है, इसका बेटा मतलब क्या है कि प्रतिबिंब का आकार यानी कि I का आकार और O का आकार, बेटा I है इमेज, O है ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु आकार बेटा जी क्या है, ये बराबर है। अगर आवर्धन की वैल्यू 1 से बड़ी है बेटा, इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो क्या है, वस्तु के आकार से बड़ा है। जो हमारी जो प्रतिबिंब बना है वस्तु से काफी बड़ा बना हुआ है। बच्चों अगर आवर्धन की वैल्यू 1 से छोटी, मान लो 0.33 है ना, या फिर मान लो 1 से कम है, कुछ भी अगर 1 से कम है तो इसका बेटा मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वस्तु से छोटा बना हुआ है। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात, यदि आवर्धन की वैल्यू निगेटिव है, इसका बेटा मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा है। अगर बच्चों आवर्धन की वैल्यू धनात्मक है बेटा, इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति है बेटा वो कैसी है, आभासी व सीधा है। आई होप आपको ये याद रहेगा। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो लेंस की क्षमता होती है, पावर ऑफ लेंस, बच्चों लेंस की क्षमता क्या होती है बेटा, P बराबर होता है 1/f, यानी कि जो लेंस की क्षमता है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता का बेटा SI मात्रक डायोप्टर होता है। और बच्चों अगर आप चाहते हैं कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो डायोप्टर में अगर आए तो इसलिए करना क्या होगा, फोकस दूरी को सदैव ही मीटर में लेना होगा। फोकस दूरी को हम सदैव ही मीटर में लेंगे। बच्चों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भाई वो ये है कि यदि फोकस दूरी निगेटिव है, मान लो अगर फोकस दूरी निगेटिव है तो बच्चों क्षमता भी क्या होगी, निगेटिव आएगी। अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो क्षमता भी धनात्मक आएगी। बच्चों एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, छोटी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर बच्चों फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो बेटा जी हम लोग क्या करेंगे, तब क्षमता ज्ञात करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। याद रहेगी बच्चों ये बात। बच्चों दर्पण सूत्र क्या होता है तो बच्चों आप सभी को याद होना चाहिए। दर्पण सूत्र बहुत आसान है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बच्चों लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र भी बहुत आसान है, ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो बच्चों ये सारे के सारे जो फॉर्मूलेज हैं इसी पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपको बस इतनी ही स्थितियां याद कर लेनी है, इतने ही फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, इतने ही कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए। बाकी बच्चों जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद सीख जाओगे कि कहां पर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जो बच्चों मैंने ये जो बातें बताई हैं ये बेटा जी सारी की सारी बातें दर्पण और जब लेंस के पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि बच्चों आपके मार्क्स जो है ना थोड़े से भी नेगेटिव और पॉजिटिव बेटा जी कट सकते हैं ना, तो बच्चों बहुत ही ध्यान रखना है। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। अगर फोकस दूरी मीटर में है तो बेटा जी सारी दूरियां चाहे u हो चाहे v हो वो मीटर में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में है तो
उसको पहले मीटर में चेंज कर लो तभी क्षमता निकालना है ना। तो बच्चों ये सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है एग्जाम में। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना, यूनिट का बहुत ध्यान रखना बच्चों, दर्पण लेंस के केस में ये बहुत ध्यान रखना, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार, एम की वैल्यू भाई वास्तविक है, उल्टा है या फिर आभासी है, सीधा है, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। बाकी बच्चों आपको कल प्रैक्टिस करनी है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बेटा जी जरूर और जरूर क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। बाकी बच्चों मैंने न्यूमेरिकल का सेशन लिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, बस अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी रुचि मैम हमेशा आपके साथ हैं। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फिर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी और कॉन्सेप्ट का वीडियो चाहिए एग्जाम के पहले तो आप मुझे जल्दी से कमेंट कर देना। एग्जाम के पहले भाई तुम जो बोलोगे सारी की सारी डिमांड मैं पूरी करूंगी। तो बच्चों मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।